हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। और बेटा कल हमने कंपैरिजन पढ़ा है डोमेस्टिक बिजनेस का इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। बेटा हमने एक बेसिस पे डिफरेंस पढ़ा है। मैंने आपको कहा था जो आपको 6 बहुत आसान लगे वो कर लेना। मेरी प्रेफरेंस शुरू के 5 और 8 की थी। ठीक है जी, मैं बता रहा हूं बेटा, कल मैं सुनूंगा ये डिफरेंस, एडवांस बता रहा हूं बेटा। ठीक है जी, करके आना याद। ठीक है, आज मैं फिलहाल एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। टॉपिक समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर ऐसा हो सकता है बाद में कि टीचर इस टॉपिक में से इक्का दुक्का पोर्शन कटवा दे। भैया रिवीजन में नहीं करेंगे, फिलहाल सारा समझ लो क्योंकि ये आगे काम आएगी चीज। बेटा टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। कि वो कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले सकते हो। और बेटा बता देता हूं, एक आध नहीं है, बहुत 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 सारे हैं। ठीक है जी, सारे के बारे में आज समझना है, सबका इंट्रोडक्शन मुझे आज देना है। देखो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात क्लियर भी करनी शुरू करता हूं कि कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। सबसे पहला मोड बेटा, सबसे नॉर्मल मोड जो सब बच्चों को पता होता है फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का या फॉरेन में एंट्री लेने का, वो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होगी इसमें। ठीक है जी, एक और मोड होता है बेटा आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं इसको। आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बेटा इसकी बात। एक और रास्ता भी होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। एक और तरीका भी होता है बेटा जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सबसे बड़ी चर्चा मेरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ही होगी। बेटा स्टार्ट करते हैं विद एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। सर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग के बारे में लगभग सब बच्चे सब कुछ ही जानते हैं। बेटा एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? बेचना, बाहर भेजना। ठीक है जी, बेचना नहीं, सेल वर्ड नहीं है, सेंडिंग वर्ड है बेटा। अगर आप बाहर गुड्स भेज रहे हो, जरूरी नहीं है बेचना, क्योंकि मैंने इस पे बहुत पास्ट में चर्चा की है, मैं अब चर्चा नहीं करना चाह रहा। वो बेटा एक्सपोर्टिंग होती है। सेम है बेटा, बाहर से खरीद कर लाना नहीं, बस लाना, ब्रिंगिंग बैक इनटू इंडिया, यही इंपोर्टिंग होता है बेटा। ठीक है जी, और एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग में एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स भी आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ जाता है। ये तो कहानी सबसे सिंपल है, इसका मतलब सबको पता है। आगे की कहानी थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी, अब आराम से समझने की कोशिश करेंगे। बेटा एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। मतलब बताता हूं बेटा, आउटसोर्सिंग बेटा वर्ड सुना है कभी? ये यहाँ बेटा आउटसोर्सिंग वर्ड ऐसा हो सकता है आपके लिए नया हो, मेरे 10 12 15 मिनट इसी में चले जाए, पर बेटा समझाना तो है ही मुझे, आराम से सुनेंगे सब समझेंगे। बेटा आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। बेटा बिजनेस के बाहर से एक सोर्स को ले आना। मतलब देखो ऑफ लेट, लेकिन इंडिया में ना बेटा ये कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर हो गया है। लोग ना पता क्या कहते हैं कि आज की तारीख में मैं वो काम करना चाहता हूं जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूं, और जो मेरी नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, जो मेरी सब्सिडरीज एक्टिविटी है, जो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटी है, उन्हें मैं आउटसोर्स करूंगा, किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म करूंगा। समझाने के लिए बेटा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेन काम क्या है? एजुकेशन देना। बेटा पुराने टाइम में पता क्या होता था? टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक स्कूल और रिक्रूट कर रहा है। ठीक है जी, फोर्थ ग्रेड साफ सफाई करने वाले, वो भी स्कूल रिक्रूट कर रहा है। भैया वॉचमैन स्कूल का ध्यान रखने के लिए स्कूल टाइमिंग के बाद, वो भी स्कूल रिक्रूट कर रहा है। और भैया दिन रात टेंशन ले रहे हैं, अच्छा यार आज ये फोर्थ ग्रेड का बंदा नहीं आया, ये सफाई नहीं हुई। तो भैया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मैं एग्जांपल दे रहा था। बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो मेन काम है, देखो आउटसोर्सिंग ये कहता है अपना मेन काम खुद कर लो, बाकी जो सब्सिडरी सेकेंडरी काम है ना, इन्हें आउटसोर्स करो, किसी और से करा। अब आराम से सुनते जाना।
बेटा आप एक स्कूल हो, आपका मेन काम एजुकेशन देना है, टीचर्स को आपको खुद रिक्रूट करना चाहिए, बाकी सब किसी आउटसाइड एजेंसी से कराना चाहिए। अब शुरू में लोगों को लगता था यार हम क्यों कराएं, हमें तो सस्ता ये पड़ता है कि हम खुद ही करें सारे काम। सर करके देख लिया सारे स्कूल में, आखिरी में परेशानी हुई। मैंने एग्जांपल दिया, टीचर वो खुद रिक्रूट कर रहे थे, फोर्थ ग्रेड खुद कर रहे थे, वॉचमैन सब कुछ खुद कर रहे थे, ठीक है जी, और बहुत परेशान हो रहे थे। परेशान क्यों हो रहे थे भैया? आज अच्छा ये फोर्थ ग्रेड नहीं आया, अच्छा जी इस रूम में सफाई नहीं हुई, आज लाइब्रेरी में सफाई नहीं हुई, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। सर चाहे आप देर से समझे पर समझ गए सारे स्कूल्स। उन्होंने क्या करा, सिर्फ टीचिंग स्टाफ खुद रिक्रूट करना शुरू किया और सिर्फ उनकी टेंशन लेनी शुरू करी, बाकी सब आउटसोर्स। किसी एजेंसी को हायर कर दिया पहले दिन ही, भैया बताओ सैनिटेशन के कितने पैसे लोगे? अच्छा इतने पैसे लोगे, सारे इक्विपमेंट आप लोगे, मेरी तरफ से मिलेंगे सिर्फ पैसे, साफ सफाई आप देखो, 4 बजे आके स्कूल की सफाई करो, स्कूल बच्चों के जाने के बाद सफाई करो, ये सब आप देखो। और मैं बता देता हूँ बेटा, बहुत सारी कंपनियां, आपकी सिटी में शायद एग्जाम्पल कम हो सकते हैं, पर बेटा आप नोएडा जाके देखो, आप दिल्ली जाकर देखो, आप बेंगलुरु जाके देखो, बहुत कंपनियां हैं जो सिर्फ सैनिटेशन में ही एक्सपर्ट है। मोप लाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोप्स, ठीक है भैया, इतने बड़े बड़े मोप है, समझ लो 2 टाइल जितने बड़े मोप, एक रूम में घुमाते हैं, 5 मिनट बहुत ज्यादा, 3 मिनट में ऐसा होगा पोचा मार के चल देगा मोप, इलेक्ट्रॉनिक मोप है, ठीक है जी। इस लेवल की साफ सफाई करते हैं। और मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग साफ होती हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस साफ होते हैं इस लेवल पे। सर सेम बात सिक्योरिटी एजेंसी की है। स्कूल ने क्या करा, एक सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया कि भैया दिन के टाइम जिस टाइम पर बच्चे हैं, मुझे 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, रात के टाइम 8 चाहिए, ठीक है। स्कूल से एक भी सामान उठेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका है वो, जो नुकसान होगा वो आपका है, मेरी तरफ से इतने पैसे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और आप देख लो बेटा, स्कूल आज की तारीख में हायर करना बंद कर चुका है अपने सिक्योरिटी गार्ड। कहां तक टेंशन लेगा रात को, अच्छा ये सिक्योरिटी गार्ड आया ही नहीं आज, अब अच्छा मैं इस चीज की भी टेंशन लू, चोरी चकारी होगी उसकी भी मैं टेंशन लू, भैया ये सब बंद हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आउटसोर्सिंग क्या होती है? बाहर से एक सोर्स को ले आना जो उस काम में एक्सपर्ट हो। लेकिन मैं बता देता हूं बेटा, हर एक के लिए सेम चीजें ही आउटसोर्स नहीं होंगी। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया स्कूल का, मेहुल एक लग गया ना झाबड़, सब ठीक हो जाएगा। रुक नहीं रहा फोन जब से अंदर आया, और तेरा भी, हाँ पता है मेरे को बेटा। हर एक के लिए ना सेम ही चीज सेकेंडरी एक्टिविटी हो नहीं सकती। जैसे भी मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, उनके लिए प्राइम एक्टिविटी क्या है, एजुकेशन देना, सेकेंडरी क्या थी, सिक्योरिटी एंड सैनिटेशन। अगर मैं सेम बात सहारनपुर नगर निगम के एंगल से करूं, सहारनपुर नगर निगम के लिए मेन एक्टिविटी क्या है, साफ सफाई सैनिटेशन, उनके लिए वो सेकेंडरी नहीं हो सकता। उन्होंने सैनिटेशन के लिए इतना सारा स्टाफ रखा हुआ है कि नुमाइश में ये लोग साफ सफाई करेंगे, ये 20-50 लोग। सर सैनिटेशन कुछ के लिए कोर भी हो सकता है, उनके लिए नॉन कोर कोई और चीज है। अगर मैं सेम बात अगर किसी होटल के एंगल से करूं, तो होटल के लिए बेटा मेन काम हॉस्पिटैलिटी है। अगर होटल ये कहे नहीं भैया हम तो खाना ही नहीं बनाते, अच्छा आप ऑर्डर दो अभी बाहर से ले आएगा लड़का और खिला देगा, भैया मेन काम ही अगर आउटसोर्स करोगे तो खुद क्या करोगे, देला। समझ में आ रही है बात? तो कोर एक्टिविटीज हमेशा खुद करना और नॉन कोर किसी और से कराना, ये होता है आउटसोर्सिंग। बात समझ आई कि नहीं आई अभी? बात क्लियर है? ये आउटसोर्सिंग बेटा क्या ये इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत 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 अच्छा तरीका है। मैं एग्जांपल दूंगा बेटा, कम से कम 10 से 12, मजा ही आ जाएगा आपको सुनकर। बेटा अभी तो क्या हुआ, हमने एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, टाटा ग्रुप ने बेटा पूरा एप्पल का काम पकड़ लिया। लेकिन जब तक नहीं पकड़ा हुआ था तो अब तक क्या होता था, मैंने आईफोन 6 7 का आपको पास्ट में भी एग्जांपल दिया है। आईफोन 6 आते थे, 7 आते थे, 8 आते थे, पीछे लिखा आता था दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कैलिफोर्निया बट असेंबल्ड इन चाइना। ऐसे आता था, ऐसे आता था लिखा हुआ। बाबू आप पुराने एप्पल उठाकर देख लेना, अगर आपको याद नहीं है इमेजेस उठाकर देख लेना गूगल से, यही लिखा आता था हर एप्पल फोन पे। इसका मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है कैलिफोर्निया में, एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहा है सारे के सारे पार्ट्स, और बेटा चाइना भिजवा रहा है उसको असेंबलिंग के लिए, और चाइना असेंबल करके प्रोडक्ट को फिर वापस कर देता है यूएसए को। सर ये चाइना क्यों भिजवा रहा है, ऐसा क्यों? बेटा पहली बात, अच्छा बताओ इंटरनेशनल बिजनेस आ गया कि नहीं आ गया, 2 कंट्री इन्वॉल्व हो गई,
दो कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस आ गया। चाइना भिजवा क्यों रहा है, फायदा क्या है, सस्ता पड़ेगा ना। बेटा आपको आइडिया हो, ये एक डेवलप्ड नेशन है। डेवलप्ड नेशन की सबसे बड़ी परेशानी पता क्या होती है, लॉ बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। अब भैया यहाँ क्या है, ना तो आप चाइल्ड लेबर का यूज कर सकते, ना बहुत ज्यादा वुमेन लेबर का यूज कर सकते, और अगर किसी मेल का यूज करोगे तो बेटा मिनिमम वेज एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी। अगर मैंने 6 घंटे दिन के काम करा दिया, वहां पर मिनिमम वेजेस डिसाइडेड है 500 रुपए, उनके लिए $500, 500 रुपए, $500 देने पड़ेंगे। फिर क्या करोगे, दे दिए $500। भैया $500 आज की तारीख में 80 से गुना तो कर लो, 40,000 रुपए हैं, ठीक है ना जी, एक दिन के। और यही काम अगर हम चाइना से करा दे तो भैया जिस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ लोग हों, वहां लेबर 500 रुपए दिहाड़ी में काम करती है। हमारे देश में भी तो सही माल आता है, 10 बजे मजदूर आ जाता है, 5:30 जाता है, $550 उसकी दिहाड़ी है। ये काम $500 का है वहां। क्या सस्ता पड़ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। पता क्यों कराता था सैमलिंग, इसी वजह से कराता था। आई होप ये बात अब आप तक पहुंच गई है। पहला एग्जांपल डन, पर ये एक लौता एग्जांपल नहीं है मेरे पास, मेरे को बहुत सारों पर बढ़ना है बेटा आगे। सर इंडिया आउटसोर्सिंग हब है वर्ल्ड का, ये पता है आपको ये बात, किसी ने सुना है आउटसोर्सिंग हब कौन है पूरी दुनिया में, इट इज इंडिया। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक एक करके, बहुत ज्यादा। क्यों इंडिया क्यों बना आउटसोर्सिंग हब, बेटा इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स दुनिया के किसी देश में नहीं है, एंड एट अ चीपर रेट, इतने चीपर रेट पे तो बिल्कुल नहीं है। अभी मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जाएंगे, ठीक है, जिनके घरों में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो अपने घरों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, कॉल सेंटर में काम करेंगे। ठीक है, कॉल सेंटर की दो ही डिमांड है, ठीक है जी, इंग्लिश स्पोकन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी, और ज्यादातर केस में वो नाइट शिफ्ट देना चाहते हैं आपको, पढ़े जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आपको ही वही सूट करेगी अगर दिन में कॉलेज जाओगे, ठीक है जी, मैं नाइट शिफ्ट आता कॉल सेंटर का ही व्हीकल लेने हैं, और व्हीकल ही छोड़कर जाता है सुबह आपको कॉल सेंटर का ही, ठीक है जी। आपकी सैलरी कितनी है जी, 17-18 हज़ार, और बच्चा 12th क्लास का, उसको लगता है जी बहुत अच्छे, मैं तो शुरू कर देता हूँ, ठीक है। यही शर्तें माननी होती है उनकी, आपने मानी और शुरू कर दी। सर दुनिया में आपने ना जितनी अच्छी कंपनियों के नाम सुने हैं, आज आप उठाकर देखो बेटा एक कंपनी, और आपने कहा जी मैंने टोल फ्री नंबर पे बात करनी है आज अमेजोन के, ठीक है जी, और मैंने कॉल मिला दी, या मैंने फ्लिपकार्ट पे बात करनी है, कॉल मिला दी, आपको क्या लगता है आपकी बात कहाँ हो रही है, या KFC के टोल फ्री नंबर पे, आपको क्या लगता है आपकी बात ऑस्ट्रेलिया हो रही है। सर भ्रम में जी रहे होंगे आप, कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है बड़ी जिसका कॉल सेंटर इंडिया नहीं है ही नहीं। आप नाम बोलो मुंह से, मैं बताऊंगा इंडिया ही है। आप 500 कंपनियों के नाम बोलोगे, मैं कहूंगा 500 में से 500 का कॉल सेंटर इंडिया है। आप 1000 का बोलोगे, मैं कहूंगा 1000 में से 1000 इंडिया है। सर उनको आपके एक्सेंट चाहिए बस, कॉल सेंटर वालों को इस एक्सेंट में थोड़ा थोड़ा वो ट्रेन करते रहता है, इस एक्सेंट में बात करो, ऐसे एक्सेंट में बात करो, आपको लगता है कि आपकी बात यूएस से हो रही है, कहीं नहीं भैया इंडिया ही हो रही है। आई होप बात क्लियर है। इंडिया आउटसोर्सिंग हब क्यों है, इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स इतने सस्ते रेट पे कहीं और नहीं है। अब मैं और ज्यादा मुद्दे पर आता हूँ, मैं एक बहुत खतरनाक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ बेटा मेडिकल इंडस्ट्री से। आपको पता है इस टाइम इंडिया में क्या क्या आउटसोर्स हो रहा है, फिल्म एडिटिंग, फिल्म बन रही है हॉलीवुड, एडिटिंग कहां से हो रही है, इंडिया से, सस्ती वही पड़ती है, ठीक है। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग सारी इंडिया में हो रही है। भैया यूएसए की इतनी फर्म है जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया से भरवाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रोफेशनल्स इतने महंगे हैं, इतने महंगे, $10,000, $1,000, $5,000 ऐसे कोट करते हैं। इंडिया में लोग $200 में वो काम कर देते हैं, उनको लगता है $200 मतलब 16,000, $200 ही 16,000 है। नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न के सीए को 800-900 हज़ार रुपए मिलते हैं इंडिया में, तो वो यूएस से का काम करके खुश है, यूएस से वाले इंडिया से काम करा के खुश है। इवन सबसे ज्यादा चीज जिस पे मैं मुद्दा लेकर आ रहा हूं वो है बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट। बेटा लोग आज की तारीख में पूरा मेडिसिन वाला ये सेक्टर, इतनी ज्यादा आउटसोर्सिंग इंडिया को मिलती है, आपके ख्वाब के बियॉन्ड है। अभी आपको लग रहा होगा ये मेडिकल सर्विसेज कैसे आउटसोर्स हो सकती हैं, आओ मैं बताऊंगा ना एग्जांपल बेटा कैसे आउटसोर्स होती हैं। मेरी तरफ देखेंगे सब प्यारे बच्चे, बहुत खतरनाक एग्जांपल है, आराम से सुनना समझना। अच्छा आपने, मैं एक एग्जांपल पहले इंडिया से देता हूँ, सक्षम हॉस्पिटल देखा है,
ठीक है, जो ओन करते थे वो तो वैसे भी नहीं रहे, मखीजा, डॉक्टर मखीजा जी करते थे, टीआर मखीजा जी, वो तो चले गए, उनकी वाइफ अभी भी हैं, देखती हैं सक्षम हॉस्पिटल में। अच्छा, इतने सारे डॉक्टर और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्या कैसे कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होती होगी ना पैसों की, कि अच्छा आपका मरीज भर्ती है, इसका 40% हॉस्पिटल को देना होता होगा, 60 आपका, कुछ ऐसे ही तो होता होगा सिस्टम। मानते हो ना, 7-8 डॉक्टर बैठते हैं, किसी का भी नहीं है हॉस्पिटल तो उन 7-8 में से जो बैठते हैं। कटारिया जी सामने भी देख लो थोड़ी देर, हम यहीं पढ़ाते हैं और आपके लिए ही पढ़ाते हैं, बार बार यही काम लगा रहा हूँ सुबह शाम, तो अच्छा तो नहीं है ना फिर। सर बात समझ में आ रही है, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? सक्षम हॉस्पिटल का एग्जांपल तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यही काम फॉरेन में भी तो होता है, एक डॉक्टर ऑन करता है, बाकी सब क्या कर रहे होते हैं, वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और कट लगवाते हैं बेटा, जितने पेशेंट उनके होते हैं कट लगता है थोड़ा सा, 30% का 40% का उनको बचा हुआ पैसा मिलता है। ठीक है, अब वो वहां समझना जरा कि क्या परेशानी है। आधी रात को, भगवान ना करे, अमेरिका में किसी का एक्सीडेंट हुआ रात को 12 बजे, तुरंत उसको ट्रॉमा सेंटर लेकर आया गया, ठीक है जी, फटाफट से सिटी स्कैन मशीन में उसको घुमा दिया गया, उसकी रिपोर्ट आ गई। अच्छा, अमेरिका में अगर आप डॉक्टर को उठाओ आधी रात, पहली बात तो मेडिकल फैसिलिटीज बड़ी कॉस्टली हैं, भगवान ना करे अगर वहां 15 दिन कोई एडमिट हो गया तो 1 करोड़ से ऊपर का बिल है, 1 CR से ऊपर का बिल है। हमारे यहाँ आपको पता ही है हालात, MD DM डॉक्टर 1000 रुपए में प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक ठीक वाले 800 में तो बहुत पड़े हैं, 600 में बहुत पड़े, समझ रहे हो ना। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज उतनी महंगी नहीं जितनी अमेरिका में। अब भैया वहां पर क्या हुआ, आपको सिटी स्कैन मशीन में घुमा दिया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, अगर वो डॉक्टर को वहां उठाएं, या अमेरिका के जो वो जिस हॉस्पिटल में वो पेशेंट है, अगर आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाओ जो आपके यहाँ सर्विसेज देता है दिन में, तो भैया कई हजारों लाखों रुपए उतार देगा। ये चीज ना हॉस्पिटल खुद कमाना चाहता है, हॉस्पिटल क्या करता है, अब आइडिया देता हूँ आपको, वार्ड बॉय तो आधी रात को है, सबकी ड्यूटी चल रही है, सिटी स्कैन मशीन से निकालना वार्ड बॉय के लिए कोई छोटा सा ही काम है, कुछ मुश्किल तो है नहीं, रिपोर्ट आ गई, उसने फटाफट से इंडिया में डॉक्टर को क्या करी, मेल कर दी, ठीक है, और बताओ जी मुझे क्या ट्रीटमेंट देना है। अब आप ये समझने की कोशिश करो कितना सस्ता पड़ रहा होगा। देखो, थोड़ा सा टाइम जोन का डिफरेंस इस तरीके से है कि अमेरिका में जब रात हो रही होती है तो इंडिया में दिन हो रहा होता है, वहां रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ लगभग दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बजे डॉक्टर दिन में तो सस्ता ही अवेलेबल है, और नॉर्मली सब डॉक्टर आपकी रीच के अंदर है। अगर वो 800-1000 रुपए लेते हैं, अमेरिका से 1500-2000 ले लेते होंगे, डबल भी कॉस्ट ले ली, उसने तुरंत ट्रीटमेंट लिख के दे दिया, वार्ड बॉय ने क्या करा, उतनी ड्रिप चढ़ानी शुरू कर दी, ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, होगी खत्म कहानी। कितनी आसानी से ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितनी आसानी से, और कितने चीपर रेट पे। और ये सब हो क्यों पा रहा है बेटा, मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इतने डेवलप हो चुके हैं। अब देखो तो सही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, कितनी यार, हम रियल टाइम में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स ओवर कॉन्टिनेंट्स डेटा क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है बेटा, सेकंड्स के हिसाब से, कहाँ यूएस से कहाँ इंडिया, रियल टाइम में डेटा ट्रेवल हो रहा है। इसकी वजह से कितना आसान हो गया है, डॉक्टर्स ने भी भैया अपने अपने पूरे डिजिटल रूम कर रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, पेशेंट की कंडीशन भी वहीं से मॉनिटर करते रहते हैं बैठे हुए, इंडिया से मॉनिटर कर रहे हैं अमेरिका में पेशेंट की कंडीशन, और उसके पैसे ले रहे हैं। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? एज वैक्सीन पोस्ट करना। चलो खैर बेटा, 2 बातें मैंने अच्छे से क्लियर कर दी कि बेटा अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेनी है तो आपके पास टोटल 4 तरीके हैं। दो समझ में, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग और आउटसोर्सिंग। मैंने अच्छा खासा टाइम आउटसोर्सिंग पे लगा दिया बेटा। अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा। तीसरा तरीका है अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेना चाहते हो, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। बेटा क्या फर्क होता है, फर्क भी डिस्कस करेंगे, क्या टर्म है ये बताता हूँ बेटा। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में ना बेटा एक पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसेंसर, एक दूसरी पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसेंसी। ठीक है, ये लाइसेंसर क्या करता है, ये लाइसेंसर अलाउ करता है लाइसेंसी को कि आप मेरे पेटेंट का यूज कर सकते हो, कॉपीराइट का यूज कर सकते हो, मेरे ट्रेडमार्क का यूज कर सकते हो, यानी कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। इसके बदले में आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी, लाइसेंसिंग फीस कह लो या फ्रेंचाइजिंग फीस कह लो, वो देनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, डोमिनोज यूएस से जो सहारनपुर के डोमिनोज को अलाउ करता है, वो क्या अलाउ करता है, मेरे नाम का इस्तेमाल करो। सहारनपुर का जो डोमिनोज है, डोमिनोज के नाम पे नहीं खेल रहा पूरा का पूरा, उसी के मार्क इस्तेमाल कर रहा है,
उसी का ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहा है, उसी की प्रोसेसेस इस्तेमाल कर रहा है, उसी की रेसिपीज इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ वही इस्तेमाल नहीं कर रहा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल कर रहे हो दूसरे की, इसी के बदले में तो फीस दे रखी है आपने करोड़ों रुपए। समझ में आती है ना बेटा बात? तो बेटा दो पार्टियां हैं, एक पार्टी है लाइसेंसर, एक पार्टी है लाइसेंसी। ये अलाउ करता है कि आप मेरे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क यानी कि सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, बदले में आपको मुझे इतनी लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी। इट मे बी 1 CR, 2 CR, 3 CR डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये इंटरनेशनल बिजनेस में आपको एंट्री नहीं मिल रही? आप कहाँ बैठे हो? यूएस से। कहाँ कहाँ बांट रखा भैया? पूरे दुनिया में ही बांट रखी है आपने तो भैया फ्रेंचाइज। KFC ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई कंपनी है, कहाँ नहीं बांट रखी है फ्रेंचाइज? बस ये बताओ आप, कोई देश ही नहीं बचता भैया अगर ऐसे सोचो तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री तो मिल ही रही है इस रास्ते से आपको। अच्छा क्या फर्क होता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग? बेटा फ्रेंचाइजिंग बिजनेस हमेशा सर्विसेज के लिए होता है, ये टर्म हमेशा सर्विसेज के लिए लगाना, और ये टर्म हमेशा गुड्स के लिए। इधर देखना, जैसे मैकडी की किसी ने फ्रेंचाइज ली होगी। मैकडी क्या है? एक रेस्टोरेंट सर्विसेज देने वाला ब्रांड। सेम बर्गर किंग, सेम KFC, जब तक सर्विसेज आती जाएंगी तब तक नाम फ्रेंचाइजिंग ही लगेगा, लाइसेंसिंग नहीं लगेगा। आपकी बुक फर्क नहीं करती, आपके टीचर को फर्क पता नहीं है, तो मैंने एडवांस बता दिया आपको। ठीक है जी, समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं जी। बेटा 3 बातें मैंने क्लियर कर दी कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले सकते हो। अभी चौथी बात बहुत बड़ी है, छोड़ देते हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।